एसएसटी सामाजिक अध्ययन का पाठ 9 अध्याय 9 पढ़ेंगे, जो है भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन। ठीक है ना। तो आप मेरे साथ साथ अपनी बुक को खोल कर रख लीजिए सामने और पढ़ना शुरू करते हैं अपन। ठीक है ना। तो पढ़ते हैं पाठ 9 या अध्याय 9 प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन। जैव मंडल के कारण पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है। प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव जैव मंडल का एक भाग है। पौधे जैव मंडल के सदस्यों के रूप में पृथ्वी पर दिखने वालों में प्रथम थे। पेड़ पौधों को उत्पादक कहा जाता है। वे आज भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और जल की मदद से सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है। प्राकृतिक हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पशु व पक्षी शाकाहारी उपभोक्ता हैं, क्योंकि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने अस्तित्व के लिए पौधों पर निर्भर हैं। एक भोजन श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण वनस्पति से आरंभ होता है। प्राकृतिक वनस्पति में पृथ्वी के वन और चारागाह आते हैं। जलवायु, भूदृश्य, मृदा इत्यादि प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। वे कारक पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर भिन्न प्रकार के होते हैं। जलवायु कई प्रकार की होती है। विविध प्रकार की मृदाएं और कई प्रकार के भूदृश्य पृथ्वी पर होने के कारण हजारों प्रकार की वनस्पति होती है। अकेले भारत में ही 45,000 से अधिक प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। वनों का वर्गीकरण। भूवैज्ञानिक और वनस्पति शास्त्रियों वनों को 5 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है। भूमध्य रेखीय वन पहला है। भूमध्य रेखीय वन, ये वन अपने नाम के अनुसार भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्र में होते हैं, इसलिए जलवायु वर्ष भर गर्म रहती है। वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक रहती है। भूमध्य रेखीय वन अत्यधिक घने होते हैं। कुछ क्षेत्रों में वे इतने अधिक सघन होते हैं कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती। इन वनों के वृक्ष बहुत लंबे होते हैं, क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश के लिए, जो नीचे तक नहीं पहुंचता, एक दूसरे के ऊपर उठने की होड़ करते हैं। भूमध्य रेखीय वनस्पति पृथक परतों में उगती है। निचली परत में झाड़ियाँ होती हैं। इसके ऊपर निचली छतरी, मुख्य छतरी और ऊपर उठने पर दिखने वाले भाग होते हैं, जो 50 मीटर तक की हो सकते हैं। दूसरा है सदाबहारपन। इन वनों में कभी प्रजातियों के पौधों विभिन्न समयों पर पत्तियां छोड़ते हैं। इन वनों की हरियाली वर्ष भर बनी रहती है। ये वन अधिकांशतः दक्षिण अमेरिका की अमेजन खाड़ी, अफ्रीका की कांगो खाड़ी वन, पश्चिमी अफ्रीका भूभाग, मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देशों में मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन नंबर 3 है। पतझड़ी वन या मानसूनी वन। पतझड़ी वन उन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ अधिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक रहती है। वृक्ष पतझड़ में अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिसके कारण उन्हें पतझड़ी वन कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे मानसूनी क्षेत्र में होने के कारण उन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। दोनों प्रकार के कहलाते हैं, वो पतझड़ी भी और मानसूनी भी। मानसूनी वनों के दक्षिणी एशिया में मुख्य क्षेत्र हैं: भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया आदि। इन वृक्षों की लकड़ी कठोर होती है। ये आर्थिक महत्व की मूल्यवान लकड़ी देते हैं। टीक, चंदन, नारियल, बांस, महोगनी, नीम, आम, पीपल, बरगद आदि इन वनों के महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। नंबर 4 है चौड़ी पत्ती वाले औसत सदाबहार वन। ये वन मेडिटेरियन समुद्र के आसपास पाए जाते हैं, जैसे यूनान, पुर्तगाल, स्पेन, दक्षिण फ्रांस, इटली, तुर्की, यूगोस्लाविया आदि। वे ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भागों, चिली के केंद्रीय भाग और कैलिफोर्निया घाटी के क्षेत्र में मिलते हैं। यहाँ का तापमान औसत रहता है। जलवायु ना तो ठंड में अधिक ठंडी होती है और न गर्मी में अधिक गर्म। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर तक रहती है। यह वर्षा शीतकाल में पड़ती है। ग्रीष्मकाल सामान्यतः शुष्क रहता है, इसलिए इन वनों में पेड़ों की पत्तियां चौड़ी और चिकनी होती हैं और इनकी जड़ें बहुत गहरी
होती हैं। कम वर्षा और शुष्क मौसम में ये वन सदाबहार रहते हैं और पेड़ों की पत्तियां नहीं झड़ती। चिकनी पत्तियों के कारण वाष्पोत्सर्जन भी अधिक नहीं होता। गहरी जड़ों के कारण वृक्ष भूमिगत जल का भरपूर उपयोग करते हैं। इन वृक्षों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं ओक, जैतून, देवदार, अखरोट, फर, यूकेलिप्टस, साइप्रस आदि। चौड़ी पत्तियों वाले औसत पतझड़ी वन। जिन पेड़ों की पत्तियां चौड़ी होती हैं वो औसत पतझड़ी वन कहलाते हैं। ये वन यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ठंडे प्रदेशों में से फैलाव लेते हैं। वे चीन, जापान, कोरिया, उत्तरी रूस, पश्चिमी कनाडा और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में बहुत फैले हुए हैं। ये वन औसत क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में शीत ऋतु अधिक रहती है, जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर और औसत तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। पेड़ों की पत्तियां शुष्क मौसम में झड़ती हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ी वन भी कहते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष अखरोट, सुपारी, ओक, चिरा, बेल, ऐश, एल्म, धूसर छाल वाले वृक्ष आदि। शंकुधारी वन नंबर 6 पे आते हैं। शंकुधारी वन कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस के साइबेरियन क्षेत्र, हिमालय और एल्प्स के उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र शंकुधारी वनों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख वृक्ष देवदार, स्प्रूस, सिल्वर फर, चीड़, केल आदि। इन वृक्षों का आकार शंकुकार होता है। तना अधिक मोटा नहीं होता। तने के चारों ओर चौड़ी ऊंचाई पर भी पत्तियां होती हैं, जो ऊंचाई तक जाते जाते कम होती जाती हैं। शिखर पर यह शंकु के आकार की होती जाती हैं। इन वृक्षों की शाखाएं और पत्तियां नीचे की ओर झुकी रहती हैं। वृक्षों पर गिरने के बाद बर्फ फिसलती है और भूमि पर गिर जाती है, इससे वृक्ष बचे रहते हैं। चारागाह उष्ण कटिबंधीय चारागाह ये अफ्रीका की कांगो खाड़ी के दक्षिण और उत्तर ब्राजील के क्षेत्र, गुआना उच्च भूमि, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान, भारत के दक्षिण पठार के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पर घास पतझड़ी और फिर 2 मीटर की ऊंची तक हो जाती है। वह गर्म और नम मौसम में तेजी से फैलती है, परंतु शुष्क मौसम में मुरझाती है। चूँकि ऊंची घास में सूखा प्रतिरोधक वृक्ष जैसे बांस, यूकेलिप्टस आदि यहाँ उगते हैं। भारी वर्षा में वृक्ष खूब होते हैं। औसत चारागाह यूरेशिया में इन्हें स्टेपस के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में इन्हें पेरी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में इन्हें पम्पास कहा जाता है। अफ्रीका में इन्हें बेल्टेड कहा जाता है। यहाँ पर घास उष्णकटिबंधीय चारागाहों में छोटी और कम खुरदरी होती है। वर्षा पर निर्भर ये घास 30 से 60 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। वृक्ष उष्णकटिबंधीय चारागाहों से कम ऊंचे होते हैं। रेगिस्तानी वनस्पति उष्णकटिबंधीय वनस्पति स्वयं की सूखी जलवायु के अनुकूल कर लेती है। यहाँ के सामान्य पौधे कैक्टस, कंटीली झाड़ियाँ और खुरदरी घास। अधिकांश पौधों की पत्तियाँ नहीं होती हैं। यदि होती भी हैं तो वे कठोर, मोमबाली या सुई के आकार की होती हैं। वनों का महत्व वन प्रकृति की महान भेंट है। वनों की संपदा अनेकों प्रकार से उपयोगी है। वन जलवायु को नियंत्रित करते हैं और वर्षा में हमारी मदद करते हैं। वे पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण में मदद करते हैं। वनों से प्राप्त लकड़ी का प्रयोग विभिन्न उद्योगों एवं फर्नीचर बनाने में किया जाता है। वन जंगली जंतुओं के आश्रय स्थल हैं। वन पर्यावरण दृष्टि से भी उपयोगी है। वन भूमि के कटाव को रोकते हैं। वर्षा का जल उपयोगी मिट्टी को बहा ले जाता है, जिससे भूमि अपरदन की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। वन रासायनिक चक्र में परिवर्तित करके जलवायु को और मौसम को जीवन के अनुकूल बनाते हैं। वृक्ष वातावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये वातावरण को नियंत्रित रखकर पृथ्वी का पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं। वनों का कटाव वृक्षों का कृषि, लकड़ी, ईंधन और मानवीय बस्तियों के लिए, पशु बाड़ों के लिए विनाश करना वन नाशक या वनों का कटान कहलाता है। विनाश का दुष्प्रभाव जब वन कटते हैं तो उसका दुष्प्रभाव का वैज्ञानिकों के अनुसार उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों पर 1,30,000 वर्ग किमी क्षेत्र प्रतिवर्ष काटने के कारण नष्ट हो जाता है। इससे संपूर्ण संसार में निम्न
प्रभाव डाले हैं। पहला है, घर न रहने के कारण पशुओं की कई प्रजातियां मिट गईं। कम पौधों का अर्थ है कम प्रकाश संश्लेषण। कम प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन का उत्पादन कम हो जाता है और हवा से कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। नंबर 3, वन एक अस्थायी पर्यावरण है जहाँ पर अस्तित्व पोषक तत्वों की तीव्र और अथक पुनरुत्थान पर निर्भर करता है। एक बार वन नष्ट होने पर पोषक चक्र टूट जाता है, भूमियों दूर नहीं हो पाती और मृदा शीघ्र ही बंजर होकर क्षरित हो जाती है। वर्षा वन स्वयं को पुनः स्थापित करने में सक्षम नहीं होते, भूमि कृषि के योग भी नहीं रहती। नंबर 4, इंडोनेशिया और बोर्नियो में राज्य और अंतर्राष्ट्रीय लकड़ी की कंपनियों के कारण हुए वर्षा वनों के विनाश ने हजारों प्रजातियों के पौधों व पशुओं को संकट में डाल दिया। इससे बाढ़ की आशंका बढ़ गई और लाखों एशियाई लोग बढ़ती भुखमरी की कगार पर हैं। अगला है, संसार के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का कटान 2 प्रकार के ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान कर सकता है। नेक्स्ट पेज पे आइए। कैसे? नंबर 1, भूमि को साफ करने के लिए वृक्ष जलाए जाएं। वे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और यह मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। यह अनुमान है कि 1 बिलियन टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड जलने वनों द्वारा छोड़ी जाती है। दूसरा है, वनों और अन्य पौधों को हानि का अर्थ है कम कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सोखी गई है। वनों का कटान पूरी तरह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तरों में वृद्धि करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तरों के कारण अधिक ऊष्मा पृथ्वी की सतह के निकट फंस जाती है। इससे वैश्विक गर्माहट उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, तो आज अपन इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर अगली वीडियो में पढ़ेंगे, वन्य जीवन से शुरू करेंगे। ठीक है ना? तब तक आप इतना ही रीडिंग एक बार और लगाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।